एक दिन मैं पूछता हूँ कि आखिर बैंक कैसे प्रूव करता है कि बैंक का पैसा उसी का है। मैं एक लॉयर होता हूँ जिसका विनिंग रेट काफी ज्यादा रहता है और मैं सामने वाले को कभी भी अंदर भिजवा सकता हूँ, लेकिन फिर अचानक से मेरा एक्सीडेंट होता है जिस पर मैं एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता हूँ और वहां जाकर मैं एक बिल्कुल ही फेल टाइप का मैरिज लॉयर बन जाता हूँ। ग्रेजुएशन के 2.5 साल बाद तक मैंने 5 केस लिए होते हैं जिसमें से 4 मैं हार चुका होता हूँ, जिस पर मैं पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता हूँ और अपना करियर बदलने के बारे में सोचने लगता हूँ। इसी बीच एक बूढ़ा कपल मेरे लॉ फर्म में आता है जिस पर उनके बैठते ही मेरे कुछ पूछने से पहले बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी बात बोलता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा बचाव करो, अगर हो सके तो मेरी सजा थोड़ी कम करवा दो। यह सुनते ही मैं अंदर से काफी एक्साइटेड हो जाता हूं क्योंकि बैंक रॉबरी वाला केस सीधा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तक पहुंच चुका होता है और ऐसे केस वैसे भी आसानी से हैंडल नहीं होते हैं। लेकिन मुझे तो वही केस चाहिए होता है जिसे कोई और हैंडल ना कर सके, क्योंकि इसी से मेरे लॉ फर्म की रेप्यूटेशन बन सकती है। जिस पर मैं उस अंकल से पूरे केस की कहानी डिटेल में बताने को कहता हूँ। फिर वह बताता है कि एक दिन उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जिस पर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन उससे पहले उसका बेटा वांगली इलाज के लिए उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पहुंचा था। लेकिन क्योंकि अकाउंट बूढ़े आदमी के नाम पर था इसलिए बैंक वाले उससे प्रूफ मांगने लगते हैं कि वह सच में उसी का बेटा है, जिस पर वांगली उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक दिखाता है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का क्रिटिकल इलनेस नोटिस भी दिखा देता है। लेकिन फिर भी बैंक स्टाफ बहुत रूखा बिहेवियर करता है और साफ कहता है जब तक तुम्हारे पिता खुद यहाँ आकर प्रूव नहीं करेंगे कि तुम उनके बेटे हो तब तक हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। जिस पर वांगली गुस्से में कहता है कि उसका पिता इस समय आईसीयू में पड़ा है और जान बचाने के लिए पैसों का इंतजार कर रहा है, ऐसे में वह खुद कैसे यहाँ आ सकता है। लेकिन बैंक वाले फिर भी नहीं मानते हैं और फिर दोनों तरफ बहस चल ही रही होती है। तभी अचानक कुछ रॉबर्स बैंक में घुस जाते हैं और सीधे बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं, जिस पर उनमें से एक रॉबर को पता चलता है कि वांग ली को अपने पिता की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। यह सुनकर वांग ली उस समय ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और सीधे वही पैसा लेकर हॉस्पिटल भाग जाता है, जिसके बाद थोड़े समय में वहां मौजूद सभी लोग पकड़े जाते हैं, जिस पर वांग ली को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उसे पूरे 20 साल की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद बूढ़ा आदमी फिर से अपील करता है, लेकिन दुर्भाग्य से सेकंड ट्रायल में भी पहले वाला फैसला ही बरकरार रखा जाता है और अब यह केस फाइनल ट्रायल तक पहुंच चुका होता है। फिर जैसे ही सेकंड ट्रायल की बात आती है बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से में भर जाता है, जिस पर वह कहता है कि सेकंड ट्रायल वाला लॉयर साउथ की एक टॉप लॉ फर्म से आया था। वह खुद को क्रिमिनल केसेस का सबसे बड़ा लॉयर बताता था और आते ही 18.8 लाख की लीगल फी मांगता है, लेकिन कोर्ट में जाकर उसने सिर्फ 3 लाइन बोली थी, जिसके बाद जज ने तुरंत फैसला सुना दिया था। यह देखकर बूढ़ा आदमी इतना गुस्सा हो जाता है कि वह लगातार उसे कोसता रहता है। इसी बीच बगल में बैठी झांग तुइफिंग जल्दी से मेरी तरफ देखती है और कहती है, लॉयर सू, इस केस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हमने सुना है कि अगर फाइनल ट्रायल होता है तो उसे लाइव टेलीकास्ट की तरह भी दिखाया जा सकता है। जिस पर वह आगे कहती है, हमें अब बड़ी लॉ फर्म पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो यह मेरे लॉ फर्म का सीधा एडवर्टाइजमेंट बनने वाला था। जिस पर मैं बिना 1 सेकंड गंवाए ये केस ले लेता हूँ और उनसे कहता हूँ, अगर रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं कोई लीगल फी नहीं लूंगा। फिर जल्दी ही हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और तभी एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट मेरे ऑफिस में अंदर आती है और कहती है, लॉयर सू, मैं रिपोर्ट करने आ गई हूँ। जिस पर मैं उसे देखकर कुछ देर सोचता हूँ और फिर ओरिजिनल मालिक की यादों से मुझे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन याद आने लगती है। उस लड़की का नाम ली श्यूजेन होता है। वह वही लॉयर होती है जिसे ओरिजिनल मालिक ने पहले हायर किया था और आज वह पहली बार यहाँ रिपोर्ट करने आई होती है। फिर मुझे पता चलता है कि ली श्यूजेन लांजो लॉ यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट रह चुकी है, जिस पर वह फाइल पढ़ने के बाद थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, लॉयर सू, फर्स्ट ट्रायल और सेकंड ट्रायल दोनों का फैसला सेम रहा है, इसका फाइनल जजमेंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। फिर वह कहती है, जब तक हमारे पास कोई बिल्कुल नया और सब कुछ बदल देने वाला एविडेंस नहीं आता है तब तक फर्स्ट इंस्टेंस वर्डिक्ट के ही बने रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और फिर वह धीरे से मुझे याद दिलाती है कि इस केस में सामने वाला लॉयर सी चिरगोंगसू है, जो बहुत खतरनाक माना जाता है और यह उसका पहला ऐसा केस है। लेकिन दूसरी तरफ फाइल पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में इस केस का रिजल्ट पहले से ही ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होता है। मेरे हिसाब से इस केस का फैसला 8 या 9 हिस्से तक तय हो चुका होता है, जबकि ली श्यूजेन अभी भी इस बात से परेशान होती रहती है कि हम ये केस नहीं जीत पाएंगे। जिस पर वह धीरे से मेरी तरफ देखकर पूछती है, लॉयर सू, क्या हम ये केस हारने वाले हैं? जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, प्रिंस का बेटा वांगली असल में रॉबरी करता ही नहीं है, फिर वह ये केस कैसे हार सकता है? यह सुनते ही ली श्यूजेन हैरान होकर पूछती है,
उसने रॉबरी नहीं की। लॉयर सू, आपका मतलब क्या है? जिस पर मैं हल्की सी स्माइल करता हूं और कहता हूं, कोर्ट शुरू होने दो, तब सब पता चल जाएगा, अभी के लिए इसे सीक्रेट रहने दो। फिर मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगता हूं, क्योंकि मजाक की बात यह है कि मेरी डिक्शनरी में हार नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। हालांकि ली श्यूजेन मेरी बातों को लेकर बहुत क्यूरियस रहती है, लेकिन फिर भी भले ही केस लगभग तय माना जा चुका होता है, मैं फिर भी वांग ली और बाकी सस्पेक्ट से पर्सनली मिलने का फैसला करता हूं, ताकि मैं उनकी तरफ की पूरी कहानी सुन सकूं, क्योंकि वांग ली के केस को लेकर हमेशा से बहस चलती रहती है। और फर्स्ट ट्रायल और सेकंड ट्रायल हारने के बाद भी कोर्ट का फाइनल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया होता है, जिस पर वांग ली अभी भी डिटेंशन सेंटर में बंद होता है। फिर जल्दी ही हमें उससे मिलने की परमिशन मिल जाती है, जिस पर मैं ली स्वेजेन को साथ लेकर डिटेंशन सेंटर पहुंचता हूं। वहां वांग ली की हालत बहुत खराब दिखाई देती है। उसकी स्पिरिट पूरी तरह टूट चुकी होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ट्रायल हारने के बाद उसके अंदर अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची होती है। फिर वांग ली धीरे से सिर उठाता है, मेरी तरफ देखता है और कहता है, हेलो लॉयर, क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी चांस है? यह सुनकर मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और मैं कहता हूं, चांस जरूर है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है। जिस पर वांग ली कहता है, लॉयर सू, आप सच में मुझे फूल तो नहीं कर रहे हो? आपने कहा था अगर केस नहीं जीते तो लीगल फीस भी नहीं लोगे। जिसके जवाब में मैं कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा और पूरा कोऑपरेट करना होगा। यह सुनकर वांग ली तुरंत सिर हिलाता है। उसके दिल में फिर से थोड़ी होप जगने लगती है। इसके बाद मैं ली श्यूजेन को साथ लेकर स्टेटमेंट लिखना शुरू करता हूं और फिर वांग ली से केस की सारी डिटेल्स पूछने लगता हूं। साथ ही फर्स्ट और सेकंड ट्रायल में उसने क्या जवाब दिए थे यह भी पूछता हूं। करीब आधे घंटे बाद मैं डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलता हूं, जिस पर मेरे चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ दिखाई देता है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे कंफर्म करना था वह सब कंफर्म हो चुका होता है और अब मैं ल्यूजिट फाइल करने के लिए पूरी तरह रेडी होता हूं। फिर ली श्यूजेन फाइल खोलती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, लॉयर सू, अगर हम इसे ऐसे सबमिट करेंगे तो क्या ये थोड़ा ज्यादा फियरस नहीं हो जाएगा? इसके कुछ समय बाद वांग ली के फाइनल ट्रायल की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और उसी समय बैंक के लीगल डिपार्टमेंट को भी कोर्ट का समन मिल जाता है, जिस पर बैंक वाले थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लॉसूट में लिखा होता है कि बैंक की गलत हैंडलिंग की वजह से क्लाइंट वांग ली को 20 साल की सजा हुई। इसलिए अब बैंक को पब्लिक एक्सपेंसेस और मेंटल लॉस का कंपेंसेशन देना होगा। जिस पर बैंक वाले कहते हैं, हम खुद इस केस के विक्टिम हैं, हमने कोर्ट से कुछ नहीं मांगा और अब सामने वाला हमें ही सू कर रहा है। और क्योंकि वांग ली का केस पहले से ही काफी अलग था, जिसमें उसे पैसे लेकर भागने की वजह से 20 साल की सजा मिली थी, इसलिए यह टॉपिक इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलने लगता है। इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन लगभग पूरी तरह बैंक के खिलाफ होती है। कोई कहता है, अब बैंक भी वल्नरेबल ग्रुप बन गया क्या? पैसे डिपॉजिट करो तब तो बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब पैसे निकालने जाओ तब ऐसा बिहेवियर करते हैं। जिस पर दूसरा इंसान लिखता है, मैं वांग ली को सपोर्ट करता हूं, अगर बैंक ने उसे पैसे दे दिए होते तो उसे बैंक लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर एक और कमेंट आता है, जब पैसे जमा करवाओ तब बैंक स्टाफ ऐसे बिहेव करता है जैसे फैमिली हो, लेकिन जब पैसे निकालो तब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई अननोन आदमी हो। जिस पर कुछ लोग बैंक का साइड भी लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग बैंक की प्रॉब्लम नहीं समझते, बैंक के भी अपने रूल्स होते हैं। फिर कोई जवाब देता है, अच्छा, फिर हर बार जब बैंक में कोई बड़ा स्कैम या पैसा गायब होने वाला इश्यू होता है तब ब्लेम टेम्परेरी स्टाफ पर ही क्यों डाल दिया जाता है? जिस पर नीचे कोई मजाक में लिखता है, भाई मुझे भी उस पेड ग्रुप में ऐड कर लो, मैं भी ये पैसे कमाना चाहता हूं। उधर बैंक के अंदर पब्लिक ओपिनियन को देखकर वहां के बड़े अधिकारी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जिस पर वह सीधा ऑर्डर देते हैं, इस बार कोर्ट की लाइव हियरिंग हर हाल में जीतनी चाहिए और सिर्फ केस ही नहीं, पब्लिक ओपिनियन भी हमारे फेवर में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लीगल डिपार्टमेंट के सारे लोगों को बदल दिया जाएगा। दूसरी तरफ बाई जून लॉ फर्म में मैं आराम से वीडियो स्क्रॉल कर रहा होता हूं और इंटरनेट पर चल रही पब्लिक ओपिनियन देख रहा होता हूं। इस समय बैंक और वांग ली का यह केस हर जगह डिस्कस हो रहा होता है और वांग ली के फाइनल ट्रायल की वजह से इस केस पर बहुत ज्यादा अटेंशन आ चुकी होती है। अगर हम जीतते हैं तो लॉ फर्म फेमस हो जाएगा और अगर हारते हैं तब भी फेमस तो हो ही जाएगा। जिस पर ली श्यूजेन इंटरनेट पर कमेंट्स पढ़ते हुए थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस दिखाई देती है। फिर वह कहती है, एक तरफ अगर हम जीत गए तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हार गए तो क्या होगा? मैं उसकी बात सुनकर सीधा उससे पूछता हूं, मैंने तुम्हें पिछले कुछ सालों में इस बैंक के खिलाफ हुए सारे केसेस कलेक्ट करने को कहा था और उन लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जिन्होंने बैंक पर केस किया था, क्या तुमने सब अरेंज कर लिया? जिस पर वह तुरंत फाइल्स मुझे पकड़ा देती है। फिर मैं उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देखकर बैंक के खिलाफ केस करने वाले लोगों को एक एक करके कॉल करना शुरू करता हूं। पहला नंबर मिलाने के बाद मैं कहता हूं, हेलो, मैं बाई जून लॉ फर्म से लॉयर बोल रहा हूं। मैंने सुना कि आपने 2.5 साल पहले इस बैंक पर केस किया था, लेकिन आप केस हार गए थे।
फिर मैं कहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस बैंक ने आपका केस कैसे हराया। इसके बाद फोन कट जाता है और मैं तुरंत दूसरा नंबर डायल करता हूँ और उसी तरह वही बात दोबारा बोलता हूँ। यह देखकर ली श्यूजन मुझे हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि विटनेस इस तरीके से भी ढूंढे जा सकते हैं, जिस पर वह मन ही मन सोचती है कि यह तरीका उसकी लॉ स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल फॉर्मल नहीं लगता, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत इफेक्टिव लगता है। उसे मेरे अंदर किसी प्रोफेशनल बैरिस्टर जैसा स्टाइल ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह मुझसे बहुत कुछ सीख रही होती है। करीब 2.5 घंटे बाद मैं अपने हाथ से फोन नीचे रखता हूँ और लंबी सांस लेता हूँ, क्योंकि अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है और अब बस लॉसूट शुरू होने का इंतजार होता है। अगले दिन कोर्ट के बाहर मीडिएशन की कोशिश होती है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। नांडू बैंक मीडिएशन से साफ मना कर देता है, जिस पर उनकी तरफ से कहा जाता है, जो कुछ कहना है अब कोर्ट में ही कहेंगे। जब ट्रायल शुरू होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि सोसाइटी क्या होती है। यह सुनकर मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ और फिर जल्दी ही ट्रायल का दिन आ जाता है। क्योंकि ये केस इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है, इसलिए कोर्ट के बाहर पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। जैसे ही नंदू बैंक का लॉयर वहां पहुंचता है, रिपोर्टर्स तुरंत उसे घेर लेते हैं। बैंक की तरफ से केस लड़ने वाला लॉयर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का एक यंग लॉयर होता है, जिसका नाम ली मू होता है। उसकी उम्र करीब 20 साल होती है और वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। ली मू रिपोर्टर्स के बीच खड़ा होकर कॉन्फिडेंस से बात कर रहा होता है, जबकि मेरी तरफ लगभग कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, जिस पर मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ और ली श्यूजन को लेकर अंदर चला जाता हूँ। कोर्ट रूम में पहुंचने के बाद हम कोर्ट शुरू होने का वेट करने लगते हैं, जिस पर ली श्यूजन थोड़ी नर्वस दिखाई देती है और धीरे से कहती है, लॉयर सू, हमारी हियरिंग लाइव चलने वाली है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? जिसके जवाब में मैं आराम से कहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक प्रेसिडिंग जज जानबूझकर फैसला खराब करने की कोशिश ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर यह केस और भी बड़ा इश्यू बन जाएगा। इस पैरेलल वर्ल्ड में लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ लॉ सच में सेक्रेड माना जाता है। लॉ के सामने हर इंसान बराबर होता है। यहाँ कोई जुडिशियल फेवरेटिज्म नहीं चलता है। अगर किसी जज पर शक हो तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, फिर देखा जाता है कि वह जज केस हैंडल कर भी सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ जजेस आमतौर पर लॉ के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और मैंने पहले ही पता कर लिया था कि इस केस की प्रिजाइडिंग जज नांदू कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट जजू काइशिया है, जिन्हें लॉ की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है। और इस बार नांडू बैंक रॉबरी केस भी यू साइक्सिया ही हैंडल कर रही होती है, जिस पर मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्योंकि यू साइक्सिया अपने फेयर जजमेंट के लिए काफी फेमस होती है। जल्दी ही दोनों साइड्स के लॉयर्स अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद क्लर्क कोर्ट की डिसिप्लिन रूल्स पढ़ना शुरू करता है। कोर्ट की डिग्निटी बनाए रखने के लिए सबसे पहले कोर्ट डिसिप्लिन पढ़ी जाती है। सभी पार्टीज, उनके लॉयर्स और कोर्ट रूम में बैठे लोग प्रेसिडिंग जज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। इसके बाद 2 एडजुडिकेटर्स कोर्ट रूम में आते हैं और फिर यू काइशिया भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ वोंग वू ये सब देखकर सेटिस्फाइड हो रहा होता है, क्योंकि ये ट्रायल लाइव चल रहा होता है और इंटरनेट पर मीडिया पहले से ही इस बात को लेकर काफी डिस्कशन कर रही होती है कि नांडू बैंक पर बहुत प्रेशर है। अगर नंदू बैंक ये केस हार जाता है तो उसकी रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए किसी भी हालत में यह केस हारना नहीं चाहिए। कोर्ट की बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद यूकाइशिया हल्का सा हथौड़ा मारती है और कहती है, अब प्लेनेटिव का लॉयर अपनी बात रखे, फैक्ट्स, रीजंस और अपनी अपील रिक्वेस्ट बताइए। यह सुनते ही मैं लॉयर बेंच पर बैठा हुआ थोड़ा सीधा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब मेन मोमेंट आ चुका है, जिस पर मैं अपना सूट ठीक करता हूँ, कंप्लेंट खोलता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। पहला, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे क्लाइंट को इनोसेंट डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, हम डिफेंडेंट यानी नांदू बैंक से कॉम्पेंसेशन की मांग करते हैं, क्योंकि नांदू बैंक की गलत हैंडलिंग की वजह से हमारे क्लाइंट को गलत तरीके से 20 साल की सजा मिली और उसे काफी लंबे समय तक डिटेंशन में रहना पड़ा। इसलिए हम मटेरियल लॉस, लेबर एक्सपेंसेस, मेंटल डैमेज और रेपुटेशन लॉस के लिए कुल 20 युआन कंपेंसेशन की मांग करते हैं। तीसरा, क्योंकि नांदू बैंक की वजह से हमारे क्लाइंट की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए हम मांग करते हैं कि नांदू बैंक पब्लिक अपॉलॉजी दे, और यह अपॉलॉजी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स समेत सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कम से कम 20 दिनों तक दिखाई जाए। चौथा, हम मांग करते हैं कि नंदू बैंक के सीनियर मैनेजमेंट खुद सामने आए और पब्लिक के सामने फैक्ट्स क्लियर करें, सिर्फ हमारे क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जिनके साथ बैंक ने ऐसा ही बिहेवियर किया है, और उनसे भी अपॉलॉजी मांगी जाए। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कोर्ट रूम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क दिखाई देने लगता है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, ये लॉयर आखिर चाहता क्या है। लोगों को लगा था कि शायद हम सिर्फ वांग ली की सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तो मैं सीधा नंदू बैंक से कंपेंसेशन मांग रहा होता हूँ, और सिर्फ कंपेंसेशन ही नहीं बल्कि मेंटल डैमेज, रेपुटेशन लॉस और पब्लिक अपॉलॉजी तक की मांग कर रहा होता हूँ,
जिस पर कोर्ट रूम में बैठे कई लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह केस नॉर्मली चलता तो शायद वोंग ली की सजा थोड़ी कम हो जाती और उसी को लोग जीत मान लेते, लेकिन मैंने तो सीधा पूरा गेम ही बदल दिया था। उधर नंदू बैंक के लीगल ऑफिस में बैठे लोग लाइव ट्रायल देख रहे होते हैं, जिस पर वांग वू गुस्से में धीरे से गाली देता है। उसके बगल में बैठा शू जी की मैकी जी कियांग हंसते हुए कहता है, प्रेसिडेंट वांग, इस तरह की अपील पूरी तरह बेकार है। उसके पास ना कोई फैक्ट्स हैं ना कोई लीगल बेसिस। फिर वह आगे कहता है, हो सकता है ये खुद ही फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से अंदर चला जाए और तब पब्लिक ओपिनियन भी पूरी तरह हमारी तरफ हो जाएगी। जिस पर वांग वू ठंडी आवाज में कहता है, कुछ भी हो लेकिन इस बार हमारा नांडू बैंक ये केस शानदार तरीके से जीतना चाहिए, समझे? यह सुनकर शू झिकियांग तुरंत सिर हिलाता है। उधर कोर्ट रूम में सामने वाला लॉयर लीमो मेरी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और हल्की सी हंसी के साथ कहता है, इस तरह की अपील के लिए क्या प्लेनेटिव साइड के लॉयर के पास कोई रेलेवेंट एविडेंस या लीगल बेसिस भी है? अगर नहीं है तो। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही मैं हल्का सा स्माइल करता हूं और कहता हूं, मुझे लगता है इसका डिफेंस लॉयर से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं जज की तरफ देखकर कहता हूं, प्रिसाइडिंग जज, सामने वाला लॉयर मुझ पर वर्बली अटैक कर रहा है और जस्टिस की नॉर्मल प्रोसेस में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हें कोर्ट रूम से बाहर भेजा जाए। यह सुनते ही लीमो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही यूकाएशिया हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और हथौड़ा मारते हुए कहती है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। लेकिन प्लेंटिफ लॉयर सही कह रहा है, मैंने अभी डिफेंडेंट साइड के लॉयर को बोलने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए डिफेंडेंट लॉयर को पहली वार्निंग दी जाती है। यह सुनते ही लीमो का चेहरा तुरंत खराब हो जाता है। वह गुस्से में मेरी तरफ देखता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और मजबूरी में अपनी बात वापस निकल जाता है, जिस पर वह मन ही मन मुझे गाली देता है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं बिल्कुल डॉग जैसा बिहेव कर रहा होता हूँ। वह सोचता है, यह आदमी आखिर किस लॉ स्कूल से आया है, इसकी अपील खुद नॉनसेंस है। और अब जैसे ही मैंने एक वर्ड बोला, इसने मुझे कोर्ट रूम से बाहर भेजने की बात कर दी, क्योंकि कोर्ट रूम से बाहर भेजने का मतलब होता है कि या तो उस लॉयर ने कोर्ट को डिस्टर्ब किया है या फिर सामने वाले पर गलत असर डालने की कोशिश की है। और साफ था कि मेरी अभी वाली बात उसी तरफ जा रही होती है। लीमो मन ही मन गुस्से में सोच रहा होता है, मैंने तुम्हारी बात में जरा भी इंटरफियर नहीं किया और तुम इतने डिस्गस्टिंग हो कि सीधे मुझे बाहर निकलवाने की एप्लीकेशन दे दी। लेकिन फिर वह खुद को समझाने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से मेरी यह एप्लीकेशन पूरी तरह बिना किसी बेसिस के थी और अगर मैं अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो मैंने खुद नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफियर किया होगा, जिस पर मुझे डिटेंशन तक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ये केस नहीं बल्कि पब्लिक ओपिनियन में भी नंदू बैंक सीधा जीत जाएगा। यह सोचकर लीमो धीरे धीरे शांत होने लगता है। उधर जजू काइशिया हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और मेरी तरफ देखकर कहती है, प्लेनेटिव साइड के लॉयर को वार्निंग दी जाती है। एक प्रेसिडिंग जज होने के नाते मैं अभी तक आपकी लिटिगेशन रिक्वेस्ट को सही नहीं मानती हूँ। अगर आपके पास फैक्चुअल बेसिस या लीगल बेसिस नहीं हुआ तो क्रिमिनल लॉ के हिसाब से कोर्ट में फॉल्स स्टेटमेंट देने पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है और फॉल्स लिटिगेशन के लिए क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जा सकती है। तो क्या आप श्योर हैं कि आपकी लिटिगेशन रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? यह सुनते ही बगल में बैठी ली श्यूजन नर्वस हो जाती है। वह धीरे से मेरा कपड़ा पकड़कर मुझे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं बहुत सीरियस होकर सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, चीफ जज, मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैं कोर्ट में कही गई अपनी हर बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है, जिस पर यूकाइशिया कहती है, अगर आपने अपनी लिटिगेशन रिक्वेस्ट कंफर्म कर दी है तो अब डिफेंडेंट साइड यानी नंदू बैंक अपनी डिफेंस रखे। अब LIMO को बोलने का मौका मिल जाता है, जिस पर वह थोड़ा सीधा होकर खड़ा होता है और अपनी डिफेंस पढ़ना शुरू करता है। हमारी तरफ से डिफेंस इस प्रकार है, पहला, प्लेंटिफ की सारी एक्यूजेशंस को रिजेक्ट किया जाता है। दूसरा, प्लेंटिफ ने हमारे नांदू बैंक पर झूठे आरोप लगाए हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बिहेवियर को सीरियसली लिया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि लॉ की डिग्निटी बनी रहे। तीसरा, प्लेनेटिफ ने हमारी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम 5 लाख युआन कंपेंसेशन की मांग करते हैं। और चौथा, प्लेनेटिफ हमारी सारी लीगल फीस भी पे करेगा। इतना कहकर लीमो अपनी बात खत्म कर देता है, जिस पर यूकाइशिया कुछ सेकंड्स तक दोनों साइड्स की बात सोचती रहती है। फिर वह कहती है, दोनों साइड्स अपनी क्लेम्स सबमिट कर चुकी हैं, अब प्लेनेटिव साइड फैक्ट्स और लीगल बेसिस पेश करे। यह सुनते ही कोर्ट रूम में बैठे सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ आ जाती हैं, क्योंकि मेरी लॉसूट रिक्वेस्ट शुरू से ही बहुत आउटरेजियस लग रही होती है। उधर ली श्यूजन मेरे बगल में बैठी बैठी नर्वस होकर पसीना बहा रही होती है। वह धीरे से कहती है, लॉयर सू, अब क्या करेंगे? क्या हमारे पास कोई एविडेंस है भी? लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर बस हल्का सा स्माइल करता हूँ। फिर मैं धीरे से खड़ा होता हूँ और जज की तरफ देखकर कहता हूँ, चीफ जज,
रेलेवेंट लीगल बेसिस रखने से पहले मैं अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वह उस दिन की पूरी घटना खुद बताए जिस पर मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। यूकाइशिया कहती है, ठीक है, अब प्लेनेटिव उस दिन की घटना बताए। यह सुनकर वांग ली धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा होता है। वह बगल में खड़े दोनों बैलीफ्स की तरफ देखता है। फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, उसका नर्वस मूड थोड़ा शांत हो जाता है, जिस पर वह धीरे से कहता है, जज, क्या मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ? यूकाइशिया इसकी परमिशन दे देती है। फिर एक बैलीफ वांग ली को पानी की बोतल देता है और पानी पीने के बाद उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती है। फिर वांग ली बोलना शुरू करता है, उस दिन की बात बहुत सिंपल थी। मेरे डैड आईसीयू में थे और उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं नंदू बैंक गया था। लेकिन बैंक स्टाफ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि अकाउंट मेरे डैड के नाम पर था। उन्होंने कहा कि मेरे डैड खुद बैंक आए तभी पैसे मिलेंगे। फिर जब मैं उनसे आर्ग्यू कर रहा था तभी अचानक कुछ लोग बैंक में घुस आए और बैंक लूटना शुरू कर दिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे जमीन पर बैठे हुए देखा। मैं उस समय बहुत परेशान था। फिर उसने मुझे लूटे हुए पैसों में से कुछ पैसे दिए और उसके बाद मैं वह पैसा लेकर हॉस्पिटल चला गया। इतना सुनते ही मैं हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ, प्रिजाइडिंग जज, मैं अपने क्लाइंट से कुछ डिटेल्स पूछना चाहता हूँ, जिस पर जज परमिशन दे देती है। फिर मैं वांग ली से पूछता हूँ, क्या आप रॉबरी में शामिल थे? अगर नहीं तो डिटेल में बताइए कि उस रॉबर ने आपको पैसे कैसे दिए। यह सुनकर वांग ली थोड़ा सोचने लगता है। फिर वह कहता है, मुझे याद है, एक छोटा सा आदमी था। उसने मुझे जमीन पर सिर पकड़कर रोते हुए देखा। फिर उसने मुझे डांटा और पूछा कि मैं इतना परेशान क्यों हूं, जिस पर मैंने उसे बताया कि मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं और मुझे पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए मैं रो रहा हूं। फिर उसने कहा कि वह भी बैंक इसलिए लूट रहा है ताकि अपने फैमिली को बचा सके। और ये सुनने के बाद उसने अपनी जेब से 2 बंडल पैसे निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। इसके बाद मैं फिर पूछता हूँ, जब उसने तुम्हें पैसे दिए तो तुमने सबसे पहले क्या किया? जिस पर वांग ली तुरंत जवाब देता है, मुझे वह पल बहुत अच्छे से याद है। मैंने पहले वह पैसे लेने से मना कर दिया था क्योंकि मैं बहुत डर गया था। लेकिन फिर उसने मुझे डांटा और कहा कि अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो मैं एक अनफाइल सन हूँ, जिस पर मैंने पैसे ले लिए। यह सुनकर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, थैंक यू, हमारी तरफ से सवाल खत्म हो गए। फिर यूकाइशिया डिफेंडेंट साइड की तरफ देखती है और कहती है, प्लेनेटिव साइड की क्वेश्चनिंग खत्म हो चुकी है, अब आप अपनी लीगल एक्सप्लेनेशन दीजिए। जिस पर मैं धीरे से अपनी फाइल खोलता हूँ और आगे बोलने लगता हूँ। इस मटेरियल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस वर्डिक्ट में भी कई अनरीजनेबल बातें होती हैं, जिस पर यह हमारे क्लाइंट्स को बहुत सीरियस नुकसान पहुंचाता है। और टिंक्शन फैक्ट्री में मौजूद सभी लोगों की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं क्योंकि मेडिकल ट्रायल का जजमेंट पूरी तरह अनरीजनेबल लगता है, जिसका मतलब साफ होता है कि मैं जूरी के फैसले को ओवरटर्न करना चाहता हूँ। जिस पर टिंक्शन फैक्ट्री में मौजूद जूरी और स्पेक्टेटर्स सभी लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं और साथ ही लाइव ब्रॉडकास्ट वेन्यू के बाहर जो ऑडियंस इस ट्रायल को देख रही होती है वो भी अचानक समझ जाती है कि मैं मेडिकल ट्रायल के वर्डिक्ट से बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं हूं, बल्कि मैं इस पूरे मेडिकल ट्रायल के लीगल जजमेंट को ओवरटर्न करना चाहता हूं। फिर कोई कहता है, अब 666 बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना कहो कि यह बहुत ऑसम है। जिस पर चाहे फाइनल वर्डिक्ट कुछ भी हो, लेकिन यह मेडिकल ट्रायल को ओवरटर्न करने वाली बात सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद कोई कहता है कि मेडिकल ट्रायल के अनरीजनेबल हिस्सों पर सवाल उठाना तो ठीक है, लेकिन अगर इस वर्डिक्ट को ओवरटर्न करना है तो उसके लिए नए एविडेंस देने पड़ेंगे जिससे यह साबित हो सके। जिस पर वह यंग लॉयर कॉन्फिडेंट नजर आता है और वह कोई बिना सोचे समझे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जब नंदू कोर्ट में मेडिकल ट्रायल के जजमेंट के खिलाफ पेश हुआ था तभी उस लॉयर को महसूस हो गया था कि इस वर्डिक्ट में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें लीगल प्रोविजंस के जरिए एक्सप्लेन और रिफ्यूट किया जा सकता है। फिर वह पहला पॉइंट सामने रखता है जिसके मुताबिक जजमेंट में कहा गया था कि नांडू कोर्ट में मौजूद होकर हमारी पार्टी पर केस करता है क्योंकि वह जानता था कि वह एक क्रिमिनल सस्पेक्ट है और इसके बावजूद भी उसने वही पैसा लेना चुना जो बैंक से लूटा गया था। जिस पर कोर्ट यह सब्जेक्टिव इंटेंशन मान लेता है कि हमारी पार्टी बैंक का पैसा लूटना चाहती थी और फिर इसी वजह से हमारी पार्टी को कॉपर फायर की सजा देने की बात कही जाती है, या फिर यह कहा जाता है कि उसने बैंक रॉबरी में शामिल होकर वही क्राइम किया है। इसके बाद जजमेंट का दूसरा पॉइंट सामने आता है जिसमें नांदू कोर्ट यह डिसाइड करता है कि हमारी पार्टी यानी वांग ली ने क्रिमिनल सस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन किया था, जिस पर अभी कुछ देर पहले ही हमारी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि उस समय वह आदमी एक क्रिमिनल सस्पेक्ट था और उसी ने खुद आगे बढ़कर हमारे क्लाइंट से बात की थी। फिर आगे मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमारा क्लाइंट उसे उसके रियल नाम वांग ली से बुलाता है, जिस पर वांग ली साफ साफ बताता है कि उस समय वह आदमी क्रिमिनल सस्पेक्ट था और वही खुद आगे बढ़कर उससे पूछता है कि वह बैंक में रो क्यों रहा है। यह सुनकर वांग ली उसे अपने बारे में बताता है, जिसके बाद वह सस्पेक्ट खुद अपनी तरफ से उसे पैसे देता है ताकि वह हॉस्पिटल जाकर बिल पे कर सके और अपने क्रिटिकली इल फादर का ट्रीटमेंट करा सके। फिर सबसे पहले वांग ली यह कहता है कि उस समय उसके अंदर सिर्फ वरी और फियर थी, जिस पर वह प्रिजाइडिंग जज से भी यही पूछता है कि जब वांग ली का पहला रिएक्शन ही डर था तो फिर कैसे यह माना जा सकता है कि वांग ली बैंक का पैसा लूटना चाहता था, क्योंकि किसी भी इंसान का पहला रिएक्शन डर होना ही उसकी सब्जेक्टिव इंटेंशन को दिखाता है और वांग ली का पहला रिएक्शन साफ तौर पर फियर था। इसके बाद वांग ली एक और बात बताता है।
वह कहता है कि उस सस्पेक्ट ने उसे डांटा था, जिस पर उस समय की सिचुएशन को देखकर साफ समझ आता है कि सस्पेक्ट वांग ली के बिहेवियर से खुश नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस सस्पेक्ट के हाथ में एक डेंजरस वेपन भी था, जिस पर ऐसी कंडीशन में वांग ली की जान की कोई गारंटी नहीं रहती है। और हमारे देश के लॉ के मुताबिक वांग ली इस सिचुएशन में इमरजेंसी अवॉइडेंस की कंडीशन को पूरा करता है, जिस पर उसे किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर इन सभी बातों के आधार पर हम यह बताते हैं कि नांदू स्ट्राइक कोर्ट का जजमेंट सेकेंड इंस्टेंस और मेडिकल ट्रायल के जजमेंट से मेल नहीं खाता है, जिस पर हम ऑफिशियली अप्लाई करते हैं कि नांडू स्ट्राइक कोर्ट और नांडू अल्टीमेट कोर्ट में वांग ली के मेडिकल ट्रायल और सेकेंड इंस्टेंस जजमेंट को विड्रॉ किया जाए। यह सुनते ही पूरे ट्रायल सीन में हलचल मच जाती है और मेरी तरफ से उठाए गए इन शार्प सवालों को सुनकर हर कोई स्टंट रह जाता है। फिर कुछ लोग ध्यान से सोचने के बाद मेरी तरफ एडमिरेशन और करेज से देखने लगते हैं, जिस पर वांग ली की आंखें भी चमकने लगती हैं, क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि वह इनोसेंट है और बच सकता है, उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा और नांडू बैंक हार सकता है। जिस पर वांग ली के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगती है और उसे यह सब बहुत ग्रेट लगने लगता है। फिर ली शूजन, जो अब तक अक्सर दबाव में रहती थी, वह भी राहत की सांस लेती है और वह मेरी तरफ एडमिरेशन से भरी नजरों से देखने लगती है। वह सोचती है कि इस तरह का लॉ सूट सच में जीतने की होप रखता है। ये बहुत अमेजिंग है और जिस लॉ फर्म को उसने चुना था उसका फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन उसी समय नंदू बैंक के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में बैठे वांग वू का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और उसके चेहरे पर शॉक और हॉरर साफ दिखाई देने लगता है, जिस पर वह जस्टिस मिनिस्टर शू जी कियांग की तरफ ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, मिनिस्टर शू, क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे साथ रहते हुए ये केस जरूर जीता जाएगा? लेकिन अब ये क्या हो रहा है? न सिर्फ तुम सेंटेंस बढ़ा नहीं पाए, बल्कि दूसरी साइड को एक्विटल के लिए अप्लाई करने का मौका भी दे दिया। और अगर सामने वाली साइड सच में जीत गई तो तुम्हें पता है कि हमारे बैंक को कितना बड़ा नुकसान होगा। जब ऐसा होगा तब तुम्हारा पूरा लीगल डिपार्टमेंट अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाएगा। जिस पर शू झीकियांग जल्दी से कहता है, हंगचेंग वांग, आप चिंता मत कीजिए, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। सामने वाले लॉयर में थोड़ी स्किल जरूर है, लेकिन हमारे बैंक का लीगल डिपार्टमेंट बैंक का पैसा बेकार में नहीं खाता है। सामने वाले लॉयर ने जो 2 पॉइंट्स उठाए हैं उनमें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस जजमेंट में अभी भी कई और पॉइंट्स बचे हुए हैं और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कहते हुए शू जिकियांग फर्स्ट इंस्टेंस वर्डिक्ट की फाइल निकालता है, जिस पर वांग वू उसे देखता है और ठंडी आवाज में कहता है, बेहतर होगा कि तुम कोई गड़बड़ मत करना। इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर नजर रखो और अगर कोई भी नई सिचुएशन आए तो तुरंत आकर मुझे रिपोर्ट करना, क्योंकि यह लॉसूट किसी भी हालत में हारना नहीं चाहिए। इसके बाद वांग वू ऑफिस से बाहर चला जाता है, जिस पर शू झीकियांग एक लंबी सांस छोड़ता है और अपने माथे का पसीना पोंछता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वांग वू की मौजूदगी ने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया था। और एक जस्टिस मिनिस्टर होने के नाते शू झीकियांग खुद भी जानता है कि उन्हें यह केस जरूर जीतना चाहिए। लेकिन जब भी वह सामने वाले लॉयर को देखता है, उसके मन में अचानक एक ख्याल आने लगता है, क्या होगा अगर सामने वाली साइड जीत गई? फिर वह तुरंत अपने दिमाग में इस बात को नकार देता है, क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाली साइड सिर्फ एक छोटी और अननोन लॉ फर्म है और वह कैसे छोटा लॉयर कोर्ट में खड़ा होता है। और मैं प्रिजाइडिंग जज यू साइक्सिया की तरफ देखता हूँ। हमारा स्टेटमेंट पूरा हो चुका है, जिस पर यूकाइशिया हल्का सा सिर हिलाती है और फिर लीमो नंदू बैंक और प्रोसिक्यूटर की तरफ देखकर कहती है, क्या किसी को कुछ और ऐड करना है? लीमो मेरी तरफ ध्यान से देखता है और मन ही मन मुझे कोसने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से यह सूबाई बहुत ज्यादा बोलने में स्मार्ट है। उसने जजमेंट के सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स की बात की और बाकी 4 पॉइंट्स का जिक्र तक नहीं किया। फिर लीमो अपना हाथ उठाता है, प्रिजाइडिंग जज, मुझे एक सवाल पूछना है। जिस पर लीमो हाथ उठाकर प्रेसिडिंग जज से परमिशन मांगता है। यूकाइशिया डिफेंडेंट की तरफ देखती है और फिर कहती है, डिफेंडेंट्स लॉयर, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कोर्ट में पूछ सकते हैं। लीमो गहरी सांस लेता है और मेडिकल ट्रायल का वर्डिक्ट निकालता है। फिर वह कहता है, प्रिजाइडिंग जज, मैं प्लेंटिफ्स लॉयर के स्टेटमेंट पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूं और इसके पीछे रीजन ये है। अभी कुछ देर पहले प्लेनेटिव्स लॉयर ने नांडू कोर्ट के फर्स्ट इंस्टेंस जजमेंट से डिससैटिस्फैक्शन दिखाई और उसके रीजंस भी बताए, लेकिन उन्होंने जजमेंट के सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स की बात की और जानबूझकर बाकी पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया। जबकि जजमेंट का तीसरा पॉइंट यह था कि नांडू प्रोविंशियल कोर्ट ने यह माना था कि वांगली जानता था कि यह पैसा बैंक का है, क्योंकि वांगली ने खुद अपने स्टेटमेंट में बताया था कि बैंक से बाहर निकलने के बाद वह डेंजर से बाहर आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने वही पैसे लेकर हॉस्पिटल जाने और बिल पे करने का फैसला किया। जिस पर यह साफ होता है कि यह वांगली का खुद का सब्जेक्टिव डिसीजन था। यह वैसा इमरजेंसी अवॉइडेंस नहीं था जैसा प्लेनेटिव्स लॉयर अभी बता रहे हैं। तो मैं प्लेनेटिव्स लॉयर से पूछना चाहता हूं, जब वांगली को पता था कि यह बैंक का पैसा है तो उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, या फिर किसी सेफ जगह पर पहुंचने के बाद बैंक का पैसा वापस क्यों नहीं किया? लेकिन वांगली ने उल्टा वही पैसा हॉस्पिटल में यूज किया और फीस पे की, जिस पर यह साफ दिखता है कि वह शुरू से जानता था
कि यह पैसा बैंक से लूटा गया था। दूसरी बात, मान लो किडनैपर्स ने उसे थ्रेटन किया था, लेकिन जैसे ही वांग ली बैंक से बाहर निकला वह डेंजर से बाहर आ चुका था, इसलिए उसके ऊपर इमरजेंसी अवॉइडेंस लागू नहीं होती है। यह सीधा सीधा अपने पिता को बचाने के लिए बैंक का पैसा यूज करना हुआ, और मैं जानता हूं कि यह ह्यूमैनिटी है। मैं वांग ली के अपने पिता के लिए प्यार और केयर को डिनाई नहीं करता, लेकिन लॉ एंड फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो वांग ली के खिलाफ दिया गया जजमेंट बिल्कुल सही है। इतना कहकर लीमो अपनी बात खत्म करता है और फिर मेरी तरफ देखता है, क्योंकि उसकी आखिरी वाली लाइन उसने वहीं पर ऐड की थी। वह खुद भी जानता था कि इस केस की पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए उसे केस जीतने के साथ साथ लोगों की राय का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। नहीं तो अगर केस जीत भी जाता तब भी नंदू बैंक की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जिस पर प्रेसिडिंग जज कहती है, प्लेनेटिव साइड, क्या आपको डिफेंडेंट साइड की बात पर कोई ऑब्जेक्शन है या आप कोई अलग ओपिनियन रखना चाहते हैं? लीमो जानबूझकर प्रोवोके करने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखता है, जिस पर मेरे होंठों पर हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब नंदू बैंक पर मूव करने का टाइम आ चुका था। फिर मैं कहता हूं, प्रिजाइडिंग जज, मुझे डिफेंडेंट साइड की बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके लॉयर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात कही है, लेकिन एक चीज है जिसे डिफेंडेंट साइड के लॉयर ने इग्नोर कर दिया। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये कैसे प्रूव करते हैं कि वांग ली को जो पैसा मिला था वह बैंक का ही पैसा था? क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे यह साबित हो सके कि वह पैसा बैंक का था? क्योंकि डिफेंडेंट साइड के लॉयर ने यह कहा कि हमारे क्लाइंट वांग ली ने बैंक का पैसा हॉस्पिटल में यूज किया और उसी आधार पर उन्होंने वांग ली की सब्जेक्टिव इंटेंशन डिसाइड कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कैसे प्रूव होगा कि वह पैसा बैंक का ही था? मेरा यह सवाल सुनते ही लीमो एकदम चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। बैंक का पैसा बैंक का है, ये प्रूव कैसे किया जाए? ये सवाल सुनकर लीमो पूरी तरह स्टंट रह जाता है, और ट्रायल में बैठे कई लोग भी कुछ सेकंड्स के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह सवाल बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी टेक्निकली गलत नहीं था। और लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे ऑडियंस भी कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में चले जाते हैं। फिर कोई कहता है, ये क्या मतलब हुआ? बैंक को यह प्रूव करना पड़ेगा कि बैंक का पैसा उसी का है? जिस पर दूसरा कहता है, इस लॉयर में कुछ तो बात है, ये लॉ सूट अब कहां से कहां पहुंच गया? फिर कोई और कहता है, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या ये लॉ सूट वांग ली के बारे में नहीं था? क्या फोकस वांग ली की सेंटेंस कम करवाने पर नहीं होना चाहिए था? बैंक तो यहाँ न अटैकर है, लेकिन अब वांग ली का लॉयर ही इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है? जिस पर दूसरा जवाब देता है, पता नहीं, लेकिन मुझे ये लॉ सूट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसे देखना काफी कूल है। कोर्ट रूम में मेरे इस ट्रिकी सवाल ने लीमो को पूरी तरह साइलेंट कर दिया, और कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आता कि मैं आखिर सोच क्या रहा हूँ। क्योंकि सवाल पूछने के हिसाब से देखा जाए तो मेरे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो रॉबर्स बैंक से जो पैसा लूट कर लाए थे वह बैंक का नहीं था। तो फिर क्या वह आसमान से गिरा था? जिस पर ली श्यूजन मेरी तरफ ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसे कुछ समझ आने लगा हो, और यूकाइशिया भी लॉ सीक्वेंस को देखकर शांत तरीके से मेरी तरफ देखती है। प्लेनेटिव्स लॉयर, क्या आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस या लीगल बेसिस है? मैं तुरंत कहता हूँ, यस प्रेसिडिंग जज। फिर मैं डॉक्टर फैमिली की तरफ से दिया गया एक डॉक्यूमेंट बाहर निकालता हूँ। प्रिजाइडिंग जज, यह वह एविडेंस है जो प्रोसिक्यूशन ने उस समय सबमिट किया था। इस एविडेंस के मुताबिक रॉबर्स ने सिर्फ बैंक के अंदर रखा हुआ पैसा नहीं लूटा था, बल्कि उन्होंने उन कस्टमर्स को भी लूटा था जो बैंक में विथड्रॉल के लिए आए थे, और उन सभी पैसों को एक साथ सैक्स में डाल दिया गया था। सर्वेलेंस डिवाइस के अकॉर्डिंग जिस रॉबर ने वांग ली को पैसे दिए थे उसने सैक बैग में से कैश के 2 बंडल निकाले थे, लेकिन यह पता लगाना इम्पॉसिबल था कि वह पैसे बैंक से लूटे गए थे या फिर किसी कस्टमर के विथड्रॉन पैसे थे। जिस पर अगर यह आइडेंटिफाई ही नहीं हो सकता तो बैंक ये कैसे प्रूव करेगा कि वह पैसा बैंक का था? और अगर बैंक ये प्रूव नहीं कर सकता तो फिर वह ये भी प्रूव नहीं कर सकता कि हमारी साइड बैंक रॉबरी में शामिल थी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि मामला अब इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गया। जिस पर यूकाइशिया हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। वह इतने सालों से प्रेसिडिंग जज रही है और उसने सैकड़ों केसेस हैंडल किए हैं। इस रॉयल रॉबरी केस का सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, इसलिए कोर्ट के प्रेसिडेंट ने उसे इस केस का प्रेसिडिंग जज बनाया था। लेकिन इस केस में पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो काफी अजीब हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ कोर्ट प्रोसेस के अंदर ही हो रहा था। जिस पर यूकाइशिया नंदू बैंक की तरफ देखकर पूछती है, प्लेंटिफ्स लॉयर, क्या आपके पास इस बात को रिफ्यूट करने के लिए कोई एविडेंस या लीगल प्रोविजन है? लीमो के मन में बहुत गुस्सा आता है और वह मुझे गाली देना चाहता है, लेकिन उसे पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी, और अगर वह दोबारा कुछ गलत करता तो उसे सीधे ट्रायल से बाहर कर दिया जाता। जिस पर वह खुद को जबरदस्ती शांत करता है और फिर हाथ उठाकर कहता है, प्रिजाइडिंग जज, मैं ओपोजिंग लॉयर की बात पर ऑब्जेक्शन करता हूं। जब कोई कस्टमर बैंक के अंदर होता है तो उसकी सेफ्टी और प्राइवेसी की जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर कस्टमर बैंक से बाहर नहीं निकला है तो उसका पैसा नेचुरली बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है।
क्योंकि अगर कस्टमर के पैसे का लॉस होता है तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पर आती है। इसलिए अगर कस्टमर बैंक हॉल से बाहर नहीं निकला तो वह पैसा बैंक का माना जाएगा। इसमें यह अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि पैसा बैंक का था या कस्टमर का, क्योंकि जब तक पैसा बैंक हॉल में है तब तक वह बैंक प्रॉपर्टी माना जाएगा। यह कहते हुए लीमो लगातार मेरी तरफ घूरता रहता है और उसके चेहरे पर मेरे लिए रेजेंटमेंट साफ दिखाई देता है, जिस पर मैं हल्की सी स्माइल करता हूं और फिर कुछ सोचने के बाद हाथ उठाकर प्रेसिडिंग जज से कहता हूं, प्रेसिडिंग जज, नंदू बैंक की तरफ से अभी जो बात कही गई है उसके बारे में मेरे पास एक केस है। यह केस करीब 6 महीने पहले का है। उस समय एक कस्टमर ने बैंक से पैसे निकाले थे, लेकिन जैसे ही वह पैसे लेकर बाहर निकला तभी लेवल 4 पर वेट कर रहे रॉबर ने उससे पैसे छीन लिए। उस टाइम उस कस्टमर से 1,50,000 युआन लूट लिए गए थे। फिर बाद में रॉबर मर गया, लेकिन उसने वह पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, इसलिए पैसे वापस नहीं मिल पाए, जिस पर वह कस्टमर बैंक के पास गया और कंपेंसेशन मांगा। फिर उसने नंदू बैंक पर लगातार केस भी किया, लेकिन उस समय बैंक ने कोर्ट में यह कहा था कि जैसे ही कस्टमर काउंटर से बाहर निकल गया उसके बाद बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और बैंक ने यह भी कहा था कि कस्टमर ने अपने पैसे की प्रॉपर सेफ्टी नहीं रखी, जिसकी वजह से वह कस्टमर केस हार गया। लेकिन अब नांदू बैंक खुद कह रहा है कि जब तक कस्टमर बैंक हॉल में है तब तक उसके पैसे की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है, और अगर पैसे का नुकसान होता है तो बैंक उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो फिर आखिर नंदू बैंक की रियल बात कौन सी है? जब मैं आपसे केस कर रहा था तब आपने कहा कि काउंटर छोड़ने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अब जब आप पर केस हुआ है तो आप कह रहे हैं कि कस्टमर बैंक हॉल में रहे तो पैसे बैंक के माने जाएंगे। अगर ऐसा है तो क्या नंदू बैंक मेरे मेहनत के पैसे वापस करेगा? इसके बाद मैं कहता हूं, प्रिजाइडिंग जज, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस समय के कस्टमर को विटनेस के तौर पर कोर्ट में बुलाया जाए, जिस पर यूकाइशिया हल्का सा सिर हिलाती है और फिर कोर्ट ऑफिसर अनाउंस करता है प्लेंटिफ्स लॉयर की तरफ से विटनेस को बुलाने की रिक्वेस्ट अप्रूव की जाती है। इसके बाद बैलीफ एक लगभग 40 से 50 साल की आंट को कोर्ट रूम में लेकर आता है। जैसे ही वह आंट कोर्ट रूम में एंटर करती है वह सीधा लीमो की तरफ घूरने लगती है, जिस पर लीमो को अचानक बहुत बुरा प्रमोशन फील होने लगता है। फिर यूकाइशिया विटनेस की इन्फॉर्मेशन पढ़ती है। विटनेस का नाम वांगमिन है, उम्र 46 साल। क्या आपकी आइडेंटिटी सही है? जिस पर वांगमिन तुरंत सिर हिलाती है, जज, मैं वांगमिन हूं और मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। फिर यूकाइशिया कहती है, विटनेस की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है, अब आप उस समय की सिचुएशन बताइए। यह सुनते ही वांगमिन जैसे अपने अंदर की सारी फीलिंग्स बाहर निकालने लगती है। 6 महीने पहले मैंने नंदू बैंक में पैसे जमा किए थे। हो सकता है नंदू बैंक के लिए 1,50,000 युआन ज्यादा ना हो, लेकिन वह पैसे मेरे और मेरे परिवार की कई सालों की मेहनत थे। हम वह पैसे अपने बेटे के फ्यूचर के लिए जोड़ रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वह पैसे गायब हो चुके हैं, जिस पर हमने लॉयर की सलाह पर बैंक पर केस किया। लेकिन बैंक ने कहा कि वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पैसे की सही से देखभाल नहीं की और इसी वजह से मेरा केस हार गया। आज मैं सिर्फ नंदू बैंक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका मतलब क्या है? क्या आप डबल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं? जब मैंने आप पर केस किया तब आपने कहा कि काउंटर छोड़ने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, लेकिन अब जब आप पर केस हुआ है तो आप कह रहे हैं कि बैंक हॉल में कस्टमर के पैसे का लॉस हो तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है, और अगर कस्टमर बैंक हॉल से बाहर नहीं निकला तो वह पैसा बैंक का माना जाएगा। तो फिर क्या आपको मेरे मेहनत के पैसे मुझे वापस नहीं देने चाहिए? शुरू में वांगमिन काफी कामली बोल रही होती है, लेकिन वह जितना ज्यादा बोलती है उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होती जाती है और आखिर में वह गुस्सा होकर गालियां देना शुरू कर देती है, जिस पर साइड में खड़े पुलिस वाले उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाते। फिर ट्रायल थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाता है और लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग भी इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है सच में नांदू बैंक से पाला पड़ना बहुत अनलकी है, जिस पर दूसरा कहता है मुझे याद है बाकी बैंक्स इतने ज्यादा ऑटरेजस नहीं होते। फिर कोई और कहता है पता नहीं, लेकिन तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि कौन कौन से बैंक्स ऐसे बैरियर्स क्रिएट करते हैं। ट्रायल सस्पेंड होने के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग नांदू बैंक के खिलाफ कंप्लेन करने लगते हैं। इधर कोर्टरूम में यूकैक्सिया देखती है कि विटनेस अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिस पर वह थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है प्लेनेटिव विटनेस, अपने इमोशंस कंट्रोल कीजिए, कोर्ट में अब्यूज अलाउ नहीं है, यह आपकी पहली वार्निंग है। प्रेसिडिंग जज की आवाज सुनते ही वांगमिन तुरंत खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर वह कहती है सॉरी प्रेसिडिंग जज, मैं कोर्ट में अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस पर यूकाइशिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता और वह कहती है प्लेनेटिव विटनेस वांगमिन, क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है? वांगमिन सिर हिलाकर कहती है जी प्रेसिडिंग जज, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। इसके बाद बैलीफ वांगमिन को कोर्ट रूम से बाहर ले जाता है। जैसे ही वांगमिन बाहर जाती है यूकैक्सिया लीमो की तरफ देखती है। फिर वह कहती है प्लेनेटिव विटनेस ने क्लेम किया है कि नांदू बैंक ने बैंक हॉल में कस्टमर की प्रॉपर्टी की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। डिफेंडेंट साइड
नांडू बैंक उस समय की सिचुएशन पर अपना एक्सप्लेनेशन दे। यह सुनकर लीमो अपनी मुट्ठियां कस लेती है और खुद को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि यह लॉ सूट उसके लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर बन चुका था। उसे तो अब ऐसा फील होने लगा था कि शायद वह यह केस जीत ही नहीं पाएगी। फिर वह लंबी सांस लेती है और खुद को शांत करके कहती है, प्रिजाइडिंग जज, मुझे प्लेंटिफ विटनेस की मेंटल कंडीशन पर डाउट है। अभी थोड़ी देर पहले एडजर्नमेंट के दौरान विटनेस का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट में उसकी बात को प्रॉपर एविडेंस नहीं माना जा सकता। इतना कहकर लीमो मेरी तरफ देखती है, लेकिन उसी वक्त उसे अचानक बहुत बुरा फीलिंग होने लगता है, क्योंकि यूकाइशिया अभी सोच ही रही होती है कि लीमो की बात मानी जाए या नहीं। तभी मैं अपना हाथ उठा देता हूं, जिस पर यूकाइशिया मेरी तरफ देखकर पूछती है, प्लेंटिफ्स लॉयर, क्या आपको कुछ कहना है या कुछ ऐड करना है? मैं हल्का सा स्माइल करता हूं और अपने हाथ में मौजूद फाइल्स ऊपर उठाता हूं। लीमो ध्यान से उन फाइल्स को देखती है और उसमें करीब 10 से 12 विटनेस फाइल्स होती हैं, जिस पर लीमो कंफ्यूज्ड होकर मेरी तरफ देखने लगती है। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता हूं और फिर कहता हूं, प्रेसिडिंग जज, हम डिफेंस लॉयर की बात से एग्री करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यह विटनेस मेंटली अनस्टेबल हो सकती है तो हम इस पॉइंट पर डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी कई और विटनेस हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि नांडू बैंक के अंदर कस्टमर्स की प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यह कहते हुए मैं बाकी विटनेस फाइल्स बाहर निकाल देता हूं। यह देखकर लीमो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने इतने सालों में बहुत सारे लॉसूट्स लड़े थे, लेकिन उसने आज तक ऐसा सीन कभी नहीं देखा था। यह उसके लिए पूरी तरह डिफेंस ब्रेक होने जैसा था, जिस पर मैं मन ही मन उसकी तरफ देखकर हंसता हूं, क्योंकि अगर वह एक विटनेस को मेंटली अनस्टेबल कहकर बचना चाहती थी तो बाकी विटनेस का क्या करेगी? वह सबको तो गलत नहीं साबित कर सकती थी। और फिर मैं आगे कहता हूं, प्रिजाइडिंग जज, हमारे पास जो एविडेंस है वह यह साबित करने के लिए काफी है कि नांदू बैंक के पास कस्टमर प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए डिफेंडेंट साइड के लॉयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जानी चाहिए। जिस पर यूकाइशिया थोड़ी देर सोचती है और फिर डिसीजन सुनाती है। प्लेनेटिफ की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि प्लेनेटिफ की तरफ से दिया गया एविडेंस यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन डिफेंडेंट साइड की यह बात एक्सेप्ट की जाती है कि बैंक को कस्टमर प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। यह डिसीजन सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि एक साथ रिजेक्ट और एक्सेप्ट कैसे हो सकता है। लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कोई कमेंट करता है, टीचर लुओ, इसका मतलब क्या है? रिजेक्ट भी किया और एग्री भी किया? जिस पर टीचर लुओ हल्का सा स्माइल करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, प्रिजाइडिंग जज ने प्लेंटिफ की एप्लीकेशन रिजेक्ट इसलिए की है क्योंकि प्लेंटिफ जो एविडेंस लाया है वह हर केस पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन लॉ के हिसाब से बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह बैंक के अंदर कस्टमर की प्रॉपर्टी की सेफ्टी प्रोटेक्ट करे। और अगर कोर्ट पूरी तरह प्लेनेटिफ की बात मान लेता तो इसका मतलब होता कि हर हालत में बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जबकि लॉ ऐसा नहीं कहता। लेकिन दूसरी तरफ जज ने यह भी माना है कि इस डिबेट में नांडू बैंक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई, इसलिए यह फैसला बहुत स्मार्ट तरीके से दिया गया है। जज ने लॉ की डिग्निटी भी बचा ली और साथ में यह भी बता दिया कि इस केस में नांडू बैंक ने सही काम नहीं किया, जिस पर अब नंदू बैंक पूरी तरह दूसरे साइड की डिबेट में फंस चुका है। फिर टीचर लुओ हल्का सा सिर हिलाते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है यह लॉसूट शायद अब हारने वाला है, नंदू बैंक हार सकता है। ये सुनते ही लाइव ब्रॉडकास्ट में लोग कमेंट करने लगते हैं। कोई कहता है, अगर टीचर लुओ कह रहे हैं कि नंदू बैंक हार जाएगा तो शायद अब नंदू बैंक के पास कोई उम्मीद नहीं बची। जिस पर दूसरा कहता है, अरे आखिर टीचर लुओ कौन है ये मत भूलो। फिर लुडाकियांग कमेंट सेक्शन को देखकर हल्का सा स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, ये लॉसूट अब लगभग खत्म होने वाला है। अब फाइनल स्टेटमेंट्स देखते हैं और फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट इस जजमेंट रिजल्ट को अडॉप्ट कर लेता है, जिस पर लीमो अपना हाथ उठाता है और प्रेसिडिंग जज से कहता है कि आपने मुझे अपनी बात पूरी करने और ये एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया कि मैंने जो अभी ट्रायल एप्लीकेशन दी थी वो इनवैलिड थी। यह सुनकर प्रेसिडिंग जज कहता है कि एप्लीकेशन इनवैलिड थी, जिस पर लीमो के चेहरे पर काली लकीरें पड़ जाती हैं और वह हैरानी में सोचता है कि आखिर एप्लीकेशन इनवैलिड होने का मतलब क्या है। फिर प्रेसिडिंग जज कहता है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एप्लीकेशन इनवैलिड क्यों है? ट्रायल रिजल्ट पहले ही जारी किया जा चुका है, डिफेंडेंट को नोटिफाई भी कर दिया गया है, इसलिए अब यह एप्लीकेशन इनवैलिड है। अगर डिफेंडेंट फिर भी अपनी एप्लीकेशन पर इंसिस्ट करना चाहता है तो वह ट्रायल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अपील फाइल कर सकता है, लेकिन अभी एप्लीकेशन इनवैलिड है। जिस पर वह डिफेंस लॉयर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर इस टॉपिक पर डिस्कशन आगे जारी रही तो आपको दूसरी बार वार्निंग दी जाएगी। यह सुनकर लीमो ट्रायल टेबल की तरफ देखता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा फील होता है जैसे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा हो। उसके अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दबता जाता है और वह लगभग घुटने लगता है, जिसके बाद उसके मुंह से धीरे धीरे सिर्फ एक शब्द निकलता है, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडिंग जज और काई जिया हल्का सा डिफेंडेंट की तरफ देखते हैं
यानी लीमो की तरफ, और फिर मेरी तरफ नजर डालते हैं, जिस पर वह लॉ हैमर बजाता है और कहता है अब प्लेनेटिव और डिफेंडेंट अपनी फाइनल कोर्ट स्टेटमेंट दें। पहले प्लेनेटिव का लॉयर अपनी फाइनल स्टेटमेंट देगा। यह सुनकर मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूं, क्योंकि फाइनल कोर्ट स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही होता है कि क्या वह जज को इंप्रेस कर पाती है या नहीं। अगर हम जज को कन्विंस नहीं कर पाए तो हम ये केस हार सकते हैं और वांग ली को फिर से सजा मिल सकती है। मेरी पहले की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कैसिया सबसे ज्यादा लॉ की इंटरप्रिटेशन को इंपॉर्टेंस देती है। उसके लिए कानून की हर प्रोविजन सबसे ऊपर होती है, जिस पर मैं धीरे से खड़ा होकर कहता हूं, ऑनरेबल प्रेसिडिंग जज, हमने इस लॉसूट में जितने भी एविडेंस और लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके अलावा हमारे पास कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लीगल जस्टिस कभी किसी अच्छे इंसान को गलत तरीके से पनिश नहीं करती और ना ही किसी बुरे इंसान को छोड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ट्रायल कानून के नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से चले और हम सब अपना ओथ याद रखें। यह सुनकर चाइसिया हल्का सा संतुष्ट होकर सिर हिलाती है, जिसके बाद वह कहती है प्लेंटिफ की स्टेटमेंट पूरी हुई, अब डिफेंडेंट अपनी स्टेटमेंट देगा। जिस पर लीमो धीरे धीरे खड़ा होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह फाइनल स्टेटमेंट नंदू बैंक के लिए आखिरी चांस है, और वह यह भी महसूस कर रहा होता है कि इस लॉसूट का माहौल उनके खिलाफ जाता दिख रहा है। फिर वह कहता है, रिस्पेक्टेड चीफ जज, इस लॉसूट में हमारी नंदू बैंक विक्टिम की पोजीशन में है। मुझे लगता है कि सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन लॉ रशलेस होता है। हमारी नंदू बैंक आखिरकार विक्टिम है, और प्लेनेटिव की तरफ से जो कंपेंसेशन प्रपोजल दिया गया है वह हमारे लिए बहुत अनफेयर है। यह सुनकर चाइसिया बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी बात सुनती रहती है और फिर सामने प्लेंटिफ टेबल की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद वह वांग ली से कहती है अब पार्टी खुद अपनी फाइनल स्टेटमेंट दे। जिस पर वांग ली अपना सिर उठाता है, ट्रायल टेबल की तरफ देखता है और फिर मेरी तरफ नजर डालता है। इसके बाद वह कहता है, डियर प्रेसिडिंग जज, मुझे इस ट्रायल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे एक्सेप्ट करूंगा। इसके साथ ही उसकी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। फिर कोर्ट अनाउंस करती है कि अब 30 मिनट के लिए एडजर्नमेंट होगा। इसके बाद 30 मिनट बीत जाते हैं और फिर ट्रायल दोबारा शुरू होता है। काइशिया और बाकी जजेस वापस कोर्ट रूम में आते हैं, लॉ हैमर बजता है और कोर्ट फिर से शुरू होती है, जिस पर कोर्ट रूम में मौजूद हर इंसान फाइनल रिजल्ट को लेकर बेचैन महसूस करता है। लेकिन वहां सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जो पूरी तरह शांत दिखाई देता है, और वह मैं होता हूं। हालांकि डिबेट खत्म हो चुकी थी, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी तक सामने नहीं आया था, इसलिए बाकी सब लोग बहुत नर्वस फील कर रहे होते हैं। जिस पर ली श्यूजेन मुझे हैरानी से देखती है और कहती है, लॉयर सू, क्या आपको फाइनल ट्रायल रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं हो रहा? ये बहुत बड़ा केस है, ऊपर से इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी चल रहा है, बाहर लोग भी इस पर बहुत बात कर रहे हैं। क्या आपको सच में कोई टेंशन नहीं है? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, जिसे पनिश होना चाहिए उसे पनिशमेंट मिलेगी, और जिसे नहीं मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलेगी। इसलिए तुम टेंशन मत लो, हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम लॉयर ली को देखो, नांडू बैंक के लीगल अफेयर्स के तौर पर वह हमसे कहीं ज्यादा नर्वस होगा। यह सुनकर ली श्यूजेन लीमो की तरफ देखती है, जिस पर वह नोटिस करती है कि लीमो लगातार हमारी तरफ ही देख रहा है। फिर वह धीरे से कहती है, लॉयर सू, लॉयर ली, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तरफ ही देख रहा हो। जिस पर मैं ऊपर देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि लीमो की आंखों में गुस्सा, बेचैनी, नफरत और डर सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वह लगातार मुझे घूरता रहता है। यह देखकर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूं और कहता हूं, टेंशन मत लो, लॉयर ली बस पहले से प्रोटेक्शन ड्रिल कर रहा है। उसी समय कोर्ट रूम के अंदर तीनों जजेस फाइनल डिसीजन पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। कैसिया बाकी 2 जजेस की तरफ देखती है, जिस पर उनमें से एक जज कहता है, वांग ली की इनोसेंस को लेकर प्लेनेटिफ ने कोर्ट में काफी लीगल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रायल में उसे 20 साल की सजा मिली थी और सेकंड ट्रायल में भी वही फैसला मेंटेन किया गया था। यह सुनकर दूसरा जज भी सिर हिलाकर सहमति जताता है, लेकिन चाइसिया धीरे से कहती है, ट्रायल रिजल्ट लॉ के बेसिस पर होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड ट्रायल को रिफर करने की जरूरत नहीं है, हम प्रिजाइडिंग जज के जजमेंट के हिसाब से चलेंगे। जिस पर आखिर में तीनों जजेस अपना फाइनल डिस्कशन खत्म कर लेते हैं और काइसिया फाइनल रिजल्ट तैयार करती है। इसके बाद कोर्ट रूम में 30 मिनट का समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इस लॉसूट को फॉलो करने वाला हर इंसान फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार करता रहता है। फिर काइसिया और बाकी 2 जजेस कोर्ट रूम में वापस आते हैं, जिस पर क्लर्क जोर से अनाउंस करता है, ऑल राइज। यह सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। लीमो घबराहट के साथ ट्रायल बोर्ड की तरफ देखता है, क्योंकि इस वक्त तक उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। वह सिर्फ काइसिया के मुंह से फैसला सुनने का इंतजार करता रहता है। उसी दौरान मैं अनजाने में प्लेनेटिव साइड की तरफ देखता हूं और नोटिस करता हूं कि वहां मैं खुद पूरी तरह रिलैक्स्ड दिखाई दे रहा हूं, जिसे देखकर मुझे महसूस होता है कि शायद मुझे पहले से ही फैसला पता है। फिर काइसिया अपने सामने रखी जजमेंट फाइल को देखती है और सबकी नजरों के बीच धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, यह देखते हुए कि उस समय वांग ली अपनी बेसिक सैनिटी खो चुका था। इसलिए वांग ली को 6 महीने की प्रिजन सेंटेंस दी जाती है, जिसे 1 साल के लिए सस्पेंडेड रखा जाता है। प्लेनेटिव को मिली कंपेंसेशन के खिलाफ जो इलीगल पैसा लिया गया था
उसे वापस करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिस पर नांडू बैंक को भी इस केस में शामिल माना जाता है और नांडू बैंक को वांग ली से माफी मांगने की सजा दी जाती है। इसके साथ ही डिफेंडेंट की तरफ से फाइल किए गए बाकी सभी क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। फिर कोर्ट कहती है यह इस केस का फाइनल जजमेंट है और हमारे देश के प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से यह कोर्ट मैंडेटरी सस्पेंशन टाइम के अंदर सभी पार्टीज को जजमेंट कॉपी भेज देगी। यह फाइनल वर्डिक्ट सुनते ही ली मो पूरी तरह टूट जाता है। वह हार गया था, नांडू बैंक हार गया था और सिर्फ हारा ही नहीं बल्कि पूरी तरह बुरी तरह हार गया था, क्योंकि न सिर्फ वांग ली के खिलाफ रॉबरी वाले फर्स्ट और सेकंड ट्रायल के फैसले पलट दिए गए बल्कि उसे सिर्फ 6 महीने की सजा दी गई और सिर्फ 6 महीने भी नहीं बल्कि प्रोबेशन के साथ, जिस पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो यह पनिशमेंट ना के बराबर थी। जिस वक्त यह वर्डिक्ट सुनाया जाता है उसी वक्त नंदू बैंक का लीगल अफेयर्स हेड लीमो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। वह पहले से हारने के लिए मेंटली तैयार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बुरी तरह हारेगा। वांग ली की सस्पेंडेड सेंटेंस को छोड़ भी दिया जाए तो भी नांडू बैंक को वांग ली से माफी मांगनी पड़ रही थी, जिस पर लीमो को तुरंत याद आता है कि अगर वांग वू को इस सस्पेंशन रिजल्ट के बारे में पता चला तो वह इमेजिन कर सकता है कि अगले ही पल उसे अपना सामान उठाकर ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा। उधर वांग वू पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वह गुस्से में लीगल ऑफिस का दरवाजा जोर से खोलता है, उसकी आंखें पूरी तरह फैली हुई होती हैं और वह चिल्लाकर कहता है, शू जिकियांग, तुमने मुझसे कैसे प्रॉमिस किया था कि नंदू बैंक यह केस जरूर जीतेगी और पब्लिक ओपिनियन भी हमारे फेवर में होगी? क्या यही तुम्हारी जीत है? जिस पर वांग वू और शू जिकियांग दोनों लीगल ऑफिस में ट्रायल का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। हालांकि वांग वू पहले प्रेसिडेंट ऑफिस वापस चला गया था, लेकिन फिर भी वह चुपके से ट्रायल सस्पेंशन का लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, क्योंकि यह मामला सीधा नंदू बैंक की रेप्यूटेशन से जुड़ा हुआ था। नंदू बैंक सिर्फ एक लोकल बैंक थी और अगर उसकी इमेज खराब हो जाती तो बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। फिर जैसे ही वर्डिक्ट अनाउंस होता है, वांग वू खुद को संभाल नहीं पाता और सीधे लीगल ऑफिस में आकर जस्टिस मिनिस्टर शू जिकियांग से सवाल करने लगता है, जिस पर शू जिकियांग भी खुद को बहुत हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक रूकी लॉयर जो नॉर्मली डिवोर्स कंसल्टिंग करता है वह क्रिमिनल लॉसूट में इतना डेंजरस साबित होगा और ट्रायल में सबको पूरी तरह दबा देगा, खासकर तब जब सामने सीआई सिया जैसी सीनियर प्रिसाइडिंग जज बैठी हो। फिर शू जिकियांग जल्दी से कहता है, प्रेसिडेंट वांग, इस बार गलती हमारी लीगल डिपार्टमेंट की थी, लेकिन हालांकि हम केस हार गए फिर भी यह पूरी तरह हार नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंपल अपॉलॉजी करनी है। अगर पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में रही तो आखिर में जीत फिर भी नांडू बैंक की ही होगी। यह सुनकर वांग वू हल्का सा आंखें सिकोड़ता है और गुस्से में कहता है, पब्लिक ओपिनियन कोई काम की चीज नहीं है। हमारी बैंक को कोर्ट ने माफी मांगने का ऑर्डर दिया है और तुम अभी भी पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? केस हारने के बाद पब्लिक ओपिनियन हमारे फेवर में कैसे जाएगी? जिस पर शू जिकियांग ऑकवर्ड होकर चुप हो जाता है, क्योंकि उसने जो अभी कहा था वह सिर्फ वांग वू को शांत करने के लिए कहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि पब्लिक ओपिनियन कैसे जीती जाएगी। फिर वह जल्दी से कहता है, मैं पहले कोई तरीका सोचता हूँ, लेकिन वांग वू उसकी बात काटते हुए कहता है, मोशन, अगर इस ट्रायल की वजह से हमारी बैंक की रेपुटेशन खराब हुई तो तुम जस्टिस मिनिस्टर होने के बावजूद यहां से निकलने के लिए तैयार रहना। जिस पर शू जिकियांग कुछ और बोलना चाहता है, लेकिन वांग वू उसे कोई मौका नहीं देता और गुस्से में लीगल ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उधर ट्रायल खत्म होने के बाद बाकी 2 जजेस कोर्टरूम से निकल जाते हैं, क्योंकि वांग ली को मौके पर पूरी तरह इनोसेंट डिक्लेयर नहीं किया गया था। उस पर इलीगल मनी ट्रांसफर और अनजस्ट एनरिचमेंट का शक अभी भी बना हुआ था। हालांकि उसे सस्पेंडेड सेंटेंस मिली थी, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से बेलीव्स अभी भी उसे नीचे लेकर जा रहे होते हैं। जिस पर ली श्यूजेन बहुत एक्साइटेड होकर मेरी तरफ देखती है और कहती है, लॉयर सू, हम ये लॉसूट जीत गए, हम सच में जीत गए। वांग ली को सिर्फ कुछ महीनों की सजा मिली। फिर वह आगे कहती है, फर्स्ट और सेकंड ट्रायल में उसे 20 साल की सजा मिली थी, उसके मुकाबले यह फैसला तो बहुत बड़ी जीत है। ये कहते कहते ली श्यूजेन एक्साइटमेंट में हल्का सा उछलने लगती है और उसका पूरा शरीर खुशी से कांपने लगता है। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल होती है और उसके होंठ एक्साइटमेंट में ऊपर उठे हुए होते हैं। फिर मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, ये लॉ सूट हम जरूर जीतेंगे और सिया का ऐसा जजमेंट देना ये तो मैंने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था। इसके बाद मैं आगे कहता हूँ, अगर कोई नॉर्मल लॉयर होता तो इतनी कम सजा दिलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और फर्स्ट इंस्टेंस के फैसले को सेकंड इंस्टेंस में मेंटेन रखना भी मुश्किल था। लेकिन वांग जिजोंग बहुत अनलकी था, क्योंकि उसे सेकंड ट्रायल में कोई अच्छा लॉयर नहीं मिला, जबकि इस बार उसने एक गोल्डन माउथ लॉयर ढूंढ लिया। फिर मैं थोड़ा रुककर कहता हूँ, असल में अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोर्ट में रेज नहीं किए गए, लेकिन इस पूरे लॉसूट का सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि वांग ली रॉबरी का गिल्टी है या नहीं, वही सबसे इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट और सेकंड ट्रायल में उसे 20 साल की सजा मिली थी, इसलिए फाइनल ट्रायल में अक्सर पहले दोनों फैसलों को ध्यान में रखा जाता है।
और लॉ की फेयरनेस बनाए रखने के लिए आखिर में ऐसा रिजल्ट आना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। यह सुनकर ली श्यूजिन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वह अपनी एक्साइटमेंट दबाते हुए चुपचाप सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ठीक करने लगती है, जिसके बाद वह मेरे पीछे पीछे कोर्टरूम से बाहर जाने के लिए चल पड़ती है। उधर दूसरी तरफ लीमो लगातार चुपचाप मुझे देखता रहता है। उसके चेहरे पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। फिर जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो ली श्यूजिन धीरे से मेरे कान के पास आकर कहती है, लॉयर सू, ये मुश्किल बैंक लीगल अफेयर्स वाला लॉयर ली शायद आपसे बहुत ज्यादा नाराज लग रहा है। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ, शायद यान बाओजियान ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। चलो अब अपने अपने रास्ते चलते हैं। जिस पर ली श्यूजन भी हंसते हुए कहती है, ठीक है लॉयर सू, आपका ये कोल्ड जोक काफी इंटरेस्टिंग था। ये सुनकर लीमो इतना गुस्सा हो जाता है कि उसे लगता है जैसे उसके मुंह से खून निकल जाएगा, क्योंकि जब हम उसके पास से गुजर रहे होते हैं तब हम जानबूझकर इतनी धीरे भी नहीं बोल रहे होते। जिस पर वह अंदर ही अंदर सोचता है, इतना पास, इतनी जोर से बोल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं सकता? लेकिन अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था। चाहे वह कितना भी गुस्सा हो जाए, ट्रायल का रिजल्ट पहले ही आ चुका था। इसके बाद लीमो अपने ट्रायल के डॉक्यूमेंट्स समेटता है और फिर मेरे पीछे पीछे कोर्ट हाउस से बाहर निकलता है। उधर कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स पहले से ही इंटरव्यू के लिए तैयार खड़े होते हैं। कुछ रिपोर्टर्स तो वहीं खड़े खड़े साइड नोट लिखना शुरू कर देते हैं ताकि हेडलाइन तैयार कर सकें, जिस पर कुछ हेडलाइंस पहले से ही बनने लगती हैं। शॉक, वांगली केस में बड़ा रिवर्सल। फिर जैसे ही मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकलता हूँ, बहुत सारे मीडिया वाले मेरे आसपास आ जाते हैं और मेरे सामने माइक कर देते हैं। जिस पर एक रिपोर्टर पूछता है, लॉयर सू, आपको ये आइडिया कैसे आया कि बैंक से ही प्रूफ मांगा जाए कि बैंक का पैसा उसी का है? फिर दूसरा रिपोर्टर पूछता है, लॉयर सू, हमें पता चला है कि आपकी लॉ फर्म सिर्फ मैरिज काउंसलिंग लॉ फर्म है, फिर आपने इस लॉ सूट में इतना शानदार परफॉर्मेंस कैसे दिया? इन सारे सवालों को सुनकर मैं आराम से अपना सूट ठीक करता हूँ और फिर कहता हूँ, हालांकि हमारी लॉ फर्म एक मैरिज काउंसलिंग लॉ फर्म है, लेकिन हमारी फर्म के लॉयर्स क्रिमिनल केस, इकोनॉमिक डिस्प्यूट और हर तरह के लीगल मैटर में एक्सपर्ट हैं। इसीलिए हम ये लॉ सूट जीत पाए। अगर आपको भी कोई केस लड़ना है तो आप हमारी व्हाइट आर्मी लॉ फर्म को प्रायोरिटी दे सकते हैं। यह कहते हुए मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ और बहुत सिंसियर दिखने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद अपना छोटा सा एडवर्टाइजमेंट खत्म करके मैं जल्दी से ली श्यूजन को लेकर वहां से निकलने लगता हूँ। उसी समय कुछ मीडिया वालों को एक और नई खबर मिल जाती है और वे कैमरा लेकर सीधे ली मो के पास पहुंच जाते हैं। जिस पर एक रिपोर्टर पूछता है, लॉयर ली, आखिर आप एक छोटे और कम फेमस लॉ फर्म से यह लॉ सूट कैसे हार गए? आपने शुरुआत में कहा था कि जीत की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा रिपोर्टर पूछता है, क्या आपका प्लेनेटिव के लॉयर के साथ कोई कनेक्शन है? यह सुनकर लीमो के पूरे चेहरे पर काली लकीरें पड़ जाती हैं और उसके होंठ लगातार फड़कने लगते हैं। वह अंदर ही अंदर सोचता है, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अंदर का आदमी था? जिस पर लीमो लगभग पागल होने लगता है, क्योंकि जब वह कोर्टरूम में अंदर गया था तब उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब जब वह बाहर निकला तो न सिर्फ वह लॉसूट हार चुका था, बल्कि रिपोर्टर्स ने उसके दिल पर और जोर से चोट कर दी थी। इसके बाद वांग ली वाले केस की खबर हर तरफ फैल जाती है। सभी मीडिया चैनल्स इसी खबर को दिखाने लगते हैं और सबसे ज्यादा निशाना नंदू बैंक को बनाया जाता है। जिस पर मेरा वह डायलॉग, बैंक कैसे प्रूव करेगा कि बैंक का पैसा उसी का है, बहुत तेजी से पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। इसके साथ ही नांडू बैंक की इमेज और रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। फिर इसी दौरान इंटरनेट पर एक कंपैरिजन वीडियो भी वायरल हो जाती है। उस वीडियो की शुरुआत ली मो के कॉन्फिडेंस भरे डायलॉग से होती है, जहां तक जीत की पॉसिबिलिटी की बात है तो टेंशन मत लीजिए, मुझे लगता है सब लोग पहले ही रिजल्ट समझ चुके हैं। और वीडियो के आखिर में सिर्फ ली मो की पीछे से जाती हुई एक साइलेंट फोटो दिखाई देती है, जिस पर वीडियो का टाइटल लिखा होता है, साइलेंट बैक। फिर उसके नीचे कैप्शन आता है, शुरुआत से ही लॉयर ली को पता था कि नांदू बैंक यह लॉ सूट हारने वाली है, क्योंकि उसने अकेले ही नांदू बैंक के अंदर घुसकर एक मैरिज काउंसलिंग लॉ फर्म को जिता दिया और पूरी नांदू बैंक को हिला दिया। ये कोई आम बात नहीं है, ये तो 10 साल की प्लानिंग थी सिर्फ एक मूव के लिए। ये वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैल जाती है और नीचे हजारों लोग कमेंट करके लीमो का मजाक उड़ाने लगते हैं। एक नेटिजन लिखता है, पहली बार सुना है कि कोई लॉयर दुश्मन की तरफ घुसकर अंदर से बैंक को खत्म कर दे। दूसरा लिखता है, 666, ऐसा स्टेटमेंट तो पहली बार देखा है। फिर एक और नेटिजन लिखता है, अब तो लोग खराब लॉयर्स को भी हीरो बनाकर दिखाने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जिन्हें सच्चाई पता होती है वे भी इस मजाक को देखकर हंसने लगते हैं। जिस पर एक आदमी कमेंट करता है, ये कॉपीराइटिंग सच में कमाल की है। मैं दुश्मन की साइड में 10 साल तक रहा सिर्फ इसलिए ताकि एक मूव में सब कुछ खत्म कर सकूं। इसके बाद नांडू बैंक के अंदर इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है, जिस पर वांग वू गुस्से में फोन पर वही वायरल वीडियो दिखाता है और फिर लीमो की तरफ घूरते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है? बैंक तुम्हें सैलरी देती है, बैंक तुम्हें खाने और जीने के लिए पैसा
पैसा देती है। और तुमने बैंक के साथ क्या किया? मैं अभी अनाउंस करता हूं कि लीमो ने बैंक की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए आज से उसे ऑफिशियली बैंक से निकाल दिया जाता है। अब तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर लीमो वीडियो को देखता रह जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर वह इस तरीके से इंटरनेट पर फेमस कैसे हो गया, लेकिन अब उसके पास कुछ करने का मौका नहीं था, जिस पर वह दांत भींचकर कहता है, ठीक है, अगर नौकरी नहीं करनी हो तो नहीं करूंगा। मुझे अभी भी भरोसा है कि मैं कहीं और काम ढूंढ सकता हूं। इसके बाद वह तुरंत अपना सामान पैक करता है और नांडू बैंक छोड़कर चला जाता है। उधर इस लाइव ब्रॉडकास्ट का असर नांडू बैंक पर लगातार बढ़ता जाता है। बैंक की इमेज बहुत खराब हो चुकी होती है, जिस पर अपनी रेपुटेशन वापस पाने के लिए नांडू बैंक को अपने कस्टमर्स से माफी मांगनी पड़ती है। साथ ही बैंक को उन फाइनेंशियल कस्टमर्स का नुकसान भी भरना पड़ता है जिन्हें इस पूरे मामले में लॉस हुआ था। लेकिन पब्लिक ओपिनियन में इसका सिर्फ थोड़ा बहुत असर पड़ता है, जिस पर नंदू बैंक पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने के लिए मीडिया पर बहुत पैसा खर्च करना शुरू कर देता है। काफी पैसा खर्च करने के बाद पब्लिक ओपिनियन थोड़ी बहुत बैंक के फेवर में आने लगती है। लेकिन तभी लीगल कमेंटेटर लू डाक्सियांग एक वीडियो अपलोड करता है। उस वीडियो का टाइटल होता है, इस साल का सबसे शानदार ट्रायल। और जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आती है, नांडू बैंक ने मीडिया पर जितना पैसा खर्च किया था उसका असर एक पल में खत्म हो जाता है, क्योंकि उस वीडियो में लू डाकियांग ट्रायल में हुए पूरे लीगल नॉलेज और आर्ग्यूमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। और साथ ही उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि लॉयर को एक खास एंगल से डिबेट क्यों करनी पड़ी, जिस पर उसने ट्रायल के मेन पॉइंट्स को भी डिटेल में एनालाइज किया। हालांकि उसने सीधा नंदू बैंक का नाम नहीं लिया, लेकिन जो लोग समझते थे उन्हें पता था कि वह इनडायरेक्टली नंदू बैंक की ही बात कर रहा है। जिस पर इंटरनेट पर बहुत सारे लोग नांडू बैंक को लेकर कमेंट्स करने लगते हैं। कुछ लोग लॉ को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग नांडू बैंक को फिर से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर नांडू बैंक की रेपुटेशन को एक बार फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। उधर इंटरनेट पर जितना एक्साइटमेंट था उसके मुकाबले बाई जून लॉ फर्म काफी शांत था, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बस देखने आते थे, थोड़ा बहुत पूछते थे और फिर चले जाते थे। कुछ लोग लीगल इश्यू पूछने के बहाने आते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता था कि कंसल्टेशन के लिए फीस लगेगी, वे तुरंत वहां से निकल जाते थे, जिस पर एक भी नया केस नहीं आ रहा था। कभी कभी कुछ औरतें मैरिज इश्यू को लेकर मुझसे कंसल्ट करने आती थीं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे केसेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उन्हें सीधे ली श्यूजन के पास भेज देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक औरत दूसरी औरत की बात ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। जिस पर मैरिज कंसल्टेशन का सारा काम ली श्यूजन संभालने लगती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी लोग कंसल्टेशन के लिए आते, जैसे ही देखते कि रिसेप्शन पर ली श्यूजन बैठी है, वे थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते, जिस पर कई बार 10 मिनट भी पूरे नहीं होते थे और सामने वाला उठकर चला जाता था। इसके बाद मैंने 2 दिन के लिए कुछ लोगों को हायर किया और लॉ फर्म की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवाई, जिस पर बाहर से देखने पर ऑफिस पहले से काफी ज्यादा प्रॉपर और प्रोफेशनल लगने लगता है। साथ ही मैंने करीब 5,000 खर्च करके कुछ सिंपल ऑफिस इक्विपमेंट भी खरीद लिए, जिस पर अब हमारा ऑफिस पहले से काफी बेहतर दिखाई देने लगता है। यह देखकर मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाता हूँ और सोचता हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऑफिस बड़ा और बेहतर बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद लॉ फर्म अभी भी बहुत खाली खाली लग रही होती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक भी नया केस नहीं आया था, जिस पर मुझे लगने लगता है कि शायद इंटरनेट पर की गई एडवर्टाइजमेंट का उतना असर नहीं हुआ। हालांकि इसी दौरान मुझे दूसरी लॉ फर्म्स से क्रिमिनल लॉयर के तौर पर काम करने के ऑफर्स भी आते हैं, लेकिन मैं उन सबको मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं किसी और के लिए काम करने के बजाय खुद अपने केसेस लेना चाहता था। फिर लॉ सूट खत्म होने के 10वें दिन दोपहर करीब 12:30 बजे बाहर बहुत तेज धूप होती है और मौसम भी काफी गर्म होता है, जिस पर मैं ऑफिस में बैठकर आराम से चाय पी रहा होता हूँ और एसी चला रहा होता हूँ। उधर ली श्यूजन टीचर लू की वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमारी लॉ फर्म का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। उसका तरीका बहुत सिंपल था, वह हर कमेंट के नीचे कॉपी पेस्ट करती रहती है। इस बार केस जीतने वाले लॉयर सू नांदू बाईजुन लॉ फर्म से हैं। लॉयर सू क्रिमिनल केस और लॉ सूट में बहुत एक्सपर्ट हैं। आधे घंटे तक लगातार कॉपी पेस्ट करने के बाद ली श्यूजन के हाथ लगभग सुन्न हो जाते हैं, जिस पर वह मेरी तरफ देखकर पूछती है, लॉयर सू, क्या ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने से सच में कोई फायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे कमेंट्स का कोई असर हो रहा है। अभी तक किसी ने प्राइवेट मैसेज भी नहीं किया। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, बिल्कुल फायदा होगा। हालांकि सिर्फ 1-2 कमेंट्स से शायद ज्यादा असर ना हो, इसलिए तुम्हें लगातार करते रहना होगा। और वैसे भी क्या तुम ज्यादा लॉ सूट्स नहीं लड़ना चाहती? ज्यादा एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहती? पहले एक नॉर्मल लॉयर बनो, फिर आगे चलकर बैरिस्टर बनना। यह सुनकर ली श्यूजन तुरंत सीरियस हो जाती है और कहती है, ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद वह फिर से कमेंट कॉपी पेस्ट करने लगती है। उसी दौरान मैं डेट की तरफ देखता हूँ, क्योंकि आज वांग जेजोंग ने लॉयर फीस देने के लिए आने का प्रॉमिस किया था और टाइम भी लगभग हो चुका था। थोड़ी देर बाद वांग जेजोंग और उसकी वाइफ जांग सुईफेन वांग ली को लेकर ऑफिस में आते हैं। तीनों के चेहरे पर मुस्कान होती है, जिसे वे चाहकर भी छुपा नहीं पा रहे होते, क्योंकि उनका बेटा
जिसे पहले 20 साल की सजा मिली थी, अब सिर्फ कुछ महीनों की सस्पेंडेड सेंटेंस पर आ गया था। उनके लिए मैं किसी बड़े मददगार से कम नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी उम्र को देखकर लगता था कि शायद वे अपने बेटे के जेल से बाहर आने का दिन कभी देख ही नहीं पाते। जिस पर वांग ली भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि अब उसे मेरी असली कैपेबिलिटी का अंदाजा हो चुका था। अगर मैं नहीं होता तो शायद वह अब भी समाज से पूरी तरह कट चुका होता। फिर वह लोग अंदर आते हैं और मैं 3 बॉटल पानी निकालकर सोफा के सामने रख देता हूँ। इसके बाद मैं जजमेंट कॉपी निकालकर वांग ली को देता हूँ और कहता हूँ, यह फाइनल जजमेंट कॉपी है। पहले वाले सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास हैं, इसे ध्यान से रखना, कहीं खो मत देना। जिस पर वांग ली बहुत ध्यान से उस जजमेंट को पकड़ता है, फिर वह उसे कई बार फोल्ड करता है और से माता ना में सता है और पॉकेट के बराबर छोटा करके अपने पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद वह अपने बैग से एक काला पैकेट निकालता है। फिर वह मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अगर आप नहीं होते लॉयर सू तो शायद मुझे कम से कम 10 साल की सजा हो जाती, लेकिन अब मुझे सिर्फ कुछ महीनों की सस्पेंडेड सेंटेंस मिली है। इसमें 1,20,000 है। ये कहकर वांग ली जबरदस्ती वह पैसे मेरे हाथ में देने लगता है। जिस पर वांग जिजोंग और झांग सुईफेन भी कहते हैं, लॉयर सू, इस बार यह लॉसूट आपकी वजह से जीती गई है और दूसरे लॉयर्स की फीस के मुकाबले यह पैसा पहले ही बहुत कम है, इसलिए आप इसे रख लीजिए। फिर झांग सुईफेन भी कहती है, हाँ, आपने हमारे परिवार की इतनी मदद की है, यह थैंक यू फीस कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि सच कहूं तो ऐसे केस में दूसरे फेमस लॉयर्स आराम से 1,80,000 तक मांग सकते थे और मैंने तो वांग ली को ऑलमोस्ट जेल जाने से बचा लिया था, क्योंकि लॉयर फीस हमेशा केस की डिफिकल्टी के हिसाब से तय होती है। जिस पर मैं उनकी तरफ देखकर चुपचाप सोचने लगता हूँ और वांग ली के बारे में सोचते हुए मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम्हें अभी भी डिवोर्स लॉ सूट फाइल करने की क्या जरूरत है। जिस पर वांग ली अपने हिप्स को थोड़ा सा हिलाता है और फिर बेचैनी में अपने सीने को रगड़ता रहता है, जैसे उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा हो। मेरे सवाल के सामने वांग ली सिर हिलाता है और कहता है, लॉयर सू, मैं अभी भी प्रोबेशन पर हूँ। जिस पर मुझे डर लगता है कि अगर मैं खुद लॉसूट में पड़ा तो कहीं और ट्रबल ना हो जाए। इसके बाद वो आगे कहता है, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको एक डिवोर्स लॉसूट इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। डिवोर्स फाइल तो मुझे करना है लॉयर सू। अगर आप ये डिवोर्स लॉसूट लेने वाले हैं तो मैं आपको उस इंसान से मिलवा सकता हूँ। जिस पर मुझे वांग ली की रिकमेंडेशन काफी थॉटफुल लगती है। कोई लॉसूट होते ही उसे सबसे पहले खुद की याद आती है। ये देखकर लगता है कि पिछली बार जब लॉयर सू ने उसका केस लड़ा था तब वो इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली यही बैठ गया था कि लॉयर सू एक प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर है। जिस पर मैं बिना ज्यादा मॉडेस्ट बने कहता हूँ, मुझे लगभग हर तरह के लॉसूट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ऐसा कहना पूरी तरह गलत भी नहीं होगा। यह सुनकर वांग ली के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और वो तुरंत कहता है, यह तो बहुत बढ़िया है। अगर लॉयर सू इस केस में आ गए तो मेरे छोटे से डिवोर्स ल्यूजेट में भी होप आ जाती है। जिस पर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट के साथ साथ एक अजीब सी खुशी भी दिखाई देती है, जैसे वो डिवोर्स के बारे में सोचकर ही खुश हो रहा है। ये देखकर मैं उसे पूछता हूँ, तुम अपने इस छोटे से केस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? मुझे लग रहा है कि तुम डिवोर्स को लेकर काफी ज्यादा खुश हो। जिस पर वांग ली एकदम से गहरी सांस लेता है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि डिवोर्स उसके लिए दुखों के समंदर से बाहर निकलने जैसा है, उसका चेहरा अचानक रिजेंटमेंट से भर जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, अगर मुझे डिवोर्स मिल गया तो वो सिर्फ दुखों के समंदर से बाहर निकलना नहीं होगा, मैं तो सीधे हेवन में पहुंच जाऊंगा। यह कहते हुए वांग ली जोर से टेबल पर मुक्का मार देता है। जिस पर वो तुरंत शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी लॉयर सू, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैनली मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उस वाइफ के बारे में क्या बोलूं। वो बस बहुत ज्यादा आउटरेजस है। नहीं, आउटरेजस कहना भी कम होगा, वो उससे भी कहीं ज्यादा आउटरेजस है। लॉयर सू, आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं इतना गुस्से में रहता हूँ। जिस पर उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि थोड़ा हार्ट चेक भी दिखाई देता है। हाँ, वो अपने भाई के लिए दिल से दुखी महसूस करता है। यह देखकर मुझे भी थोड़ा दुख होता है, क्योंकि अभी अभी जो मेरा नया डेस्क था जिसे मैंने पूरे 800 युआन में खरीदा था, उस पर उसकी पंच का निशान पड़ गया था। फिर मैं खुद को संभालते हुए कहता हूँ, ठीक है, अपसेट मत हो, पहले आराम से बताओ कि आखिर तुम्हारे उस दोस्त के साथ हुआ क्या है। जिस पर मैं अपना सूट थोड़ा ठीक करता हूँ और फिर ली श्यूजेन को बुलाकर रिकॉर्ड लिखने के लिए कहता हूँ। ली श्यूजेन भी तुरंत पेन लेकर बैठ जाती है। इसके बाद वांग ली जोर से सिर हिलाता है और फिर पूरा सिचुएशन बताना शुरू करता है। वो कहता है, मैं एक ऑनेस्ट प्रोग्रामर हूँ। मेरी मंथली सैलरी लगभग 20,000 युआन है। मैं नांडू में डेमोलिशन हाउस होल्ड हूँ और मेरे पास कुल 3 हाउसेज हैं। उनमें से एक हाउस में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, एक में मैं और मेरी वाइफ रहते हैं और तीसरा पहले रेंट पर दिया हुआ था। जिस पर वो आगे बताता है, लेकिन बाद में मेरी वाइफ कहती है कि उसका एक कॉलेग उस हाउस को रेंट पर लेना चाहता है, इसलिए हमने वो हाउस बाहर रेंट पर देना बंद कर दिया। फिर वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है। मेरी वाइफ मेरे कजन के ब्रदर इन लॉ की फैमिली से है। उनका फैमिली थोड़ा पुअर है। उसकी एज लगभग मेरे बराबर है, करीब 30 साल। उसकी हाइट 162 है।
वेट 55 किलोग्राम है और उसकी सैलरी सिर्फ 3,000 युआन है। इसके बाद वो आगे कहता है उसके फैमिली में 2 छोटे ब्रदर्स भी हैं। उसके पेरेंट्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी या पेंशन नहीं है। वो लोग नॉर्मली छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जिससे उन्हें लगभग 2,000 युआन पर मंथ मिलते हैं। जिस पर वांगली आगे बताता है उसके 2 छोटे ब्रदर्स में से एक ने सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की थी और अब वो घर पर ही रहता है। दूसरा कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 1 साल हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसके पास कोई जॉब नहीं है। फिर वांगली थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मैं एक स्टैंडर्ड ऑनेस्ट आदमी हूँ। मैं अपनी पूरी सैलरी हर महीने अपनी वाइफ को दे देता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ हर महीने पूरा पैसा उड़ा देती है। वो लिटरली मेरी पूरी सैलरी खत्म कर देती है। यह सुनकर जितना ज्यादा मैं सुनता जाता हूँ उतना ही ये सिचुएशन ऑट्रेजस लगती जाती है। जिस पर रिकॉर्ड लिख रही ली श्यूजन भी अपनी भौहें सिकोड़ने लगती है। एक लड़की होने के बावजूद उसे भी लग रहा होता है कि यह सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर वो रिकॉर्ड लिखते लिखते धीरे से कहती है, यह मैरिज बिल्कुल भी मैरिज जैसी नहीं लगती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे साउथ को कोई लैडर बनाकर यूज कर रहा हो, और वो भी ऐसा लैडर जो खुद मेहनत करता रहता है और ऊपर वाले लोग सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और फिर सीधा कहता हूँ, ठीक है, अब हमें मेन पॉइंट पर आना चाहिए।